अभी अभी जो आवाज़ आपने सुनी वो कितनी भयानक है, तो सोचकर देखिए जिन लोगों पर ये बारिश कहर बन के टूट रही है उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। पंजाब का क्या हाल हो रहा होगा जहाँ पर बाढ़ ने बद से बदतर स्थिति कर दी है। हे ईश्वर, बस अब और जल नहीं चाहिए। कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दो, लोगों को अब राहत दे दो भगवान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और वीडियो में। ये वीडियो मैंने शूट की थी राधाष्टमी के दिन यानी कि 31 अगस्त को। और अभी जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा, जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर अपील करूँगी कि जो भी जितनी भी सहायता कर सकता है, छोटी या बड़ी, प्लीज़ पंजाब की मदद कीजिए और दुआ कीजिए कि ये बारिश बस अब यहीं रुक जाए। तो ये है 31 अगस्त रविवार के दिन सुबह सुबह का नज़ारा। करीब 6:30 बजे हुए हैं। मैं बस आधा घंटा पहले ही उठी हूँ, यानी कि 6 बजे। बस मैंने मुँह हाथ ही धोए थे तब तक, और तब तक ये देखिए कितने घने काले बादल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मौसम देखने में तो सुहावना लग रहा है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी, अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी पता था कि अब बस तेज़ बारिश आने वाली है। शनिवार के दिन भी थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन रविवार के दिन तो पूरा ही दिन बारिश आई है। ये कुछ हैंगिंग्स हैं जो मैंने रात में धोई थी, यानी कि एक दिन पहले, और इनको यहाँ दरवाजे पर टांग दिया था ताकि इनका पानी निकल जाए। और बस दरवाज़ा खोल के क्या देखती हूँ कि बारिश शुरू हो चुकी है। तो अभी आपने देखा कितनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और संडे का दिन है तो बच्चे अभी सोए हुए हैं, बस मैं ही उठी हूँ। और मेरे हस्बैंड घर पे हैं नहीं, वो एक दिन पहले ही खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए हैं। वो आज रात देर सवेर तक ही आ पाएंगे। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं था मेरे पास। सिंपल सी जो घर की साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, वही मैंने किया। बाहर तो आज सफाई नहीं हो पाई क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है। नहा धोकर मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई की, और ये जो मंदिर की हैंगिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, इनको भी मैंने गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। अब दोबारा से मंदिर की जब अच्छे से सफाई हो गई, उसके बाद मैंने पूजा कर ली, अपना पाठ कर लिया। रोज़ का जो मैं करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ मैं, जितना भी मुझसे रोज़ हो पाता है। अच्छा, उसके बाद मुझे और कुछ तो नहीं सूझा। मुझे लगा कि मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा हलवा बना लूं। तो यहाँ पर मैंने आटे का हलवा बनाया है। सिंपल आटे को घी में भुना और उसमें मैंने चीनी डाल दी। बस यही हलवा मैंने बनाया था और भगवान जी को इसी का भोग मैंने लगा दिया था। उसके बाद मुझे इच्छा हो रही थी चाय पीने की। जैसे कि बारिश हो रही है ना, तो मौसम में हल्की सी ठंडक तो हो गई है। हालांकि अंदर घर में जब आप काम करते हो तब गर्मी ज़रूर लगती है, लेकिन फिर भी पहले से राहत है। जितनी गर्मी पहले हो रही थी उतनी अब नहीं है। धूप निकल जाती है तो हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो 2 चाय, क्योंकि मेरी बेटी उठकर आ गई थी, उसकी आँख खुल गई थी, तो उसने कहा कि उसको भी चाय पीनी है। रोज़ तो वो सुबह स्कूल चली जाती है, तो इसलिए रोज़ का तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन हाँ, कभी कभी जब वो घर होती है तो चाय पी लेती है। हालांकि चाय पीने के बाद वो फिर से सो गई थी। यहाँ पर आपने कुछ मखाने देखे भुने हुए, वो मैंने चाय के साथ लिए थे, और थोड़े से बादाम जो रात में मैंने भिगो के रखे थे। तो जैसा मैंने बताया, वानी तो अपनी चाय पी के फिर से सो गई है, यहीं नीचे ही सोई हुई है वो। और जैसे कि मैंने बताया कि गर्मी अभी भी बहुत है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपका प्रेस करने का मन नहीं करता। मेरा तो नहीं करता, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से फिर प्रेस भी गर्म, तो मतलब हो नहीं पाता उस टाइम पे। लेकिन हाँ, जैसे ही मौसम में थोड़ी सी ठंडक होती है, जैसे अभी बारिश हो रही है, ठंडक है, तो मैं 2-3 जोड़ी कपड़ों पे प्रेस करके रख देती हूँ। कुछ लोग डेली प्रेस करते हैं, कुछ लोग 15-20 दिन में एक साथ बड़ा सा ढेर इकट्ठा करके प्रेस करते हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं करती, लेकिन हाँ, हफ्ते के 2 दिन मैं प्रेस ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर भी इकट्ठा ना हो। और कभी इमरजेंसी में आपको कहीं इधर उधर जाना पड़े तो ज़्यादा नहीं तो 2-4 जोड़ी कपड़े आपके प्रेस हुए रखे हों।
तो बहुत ज़्यादा जिसके लिए आपको फिर सोचना भी नहीं पड़ता। और अभी मैंने करीब आधा घंटा लगा के ही प्रेस की थी, बहुत ज़्यादा कपड़ों पे नहीं की थी। और ये मेरे हाथ पे एलर्जी का निशान आप देख रहे हो, जो अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े से ही कपड़ों पे मैंने प्रेस की है। 2-3 जोड़ी अपने हस्बैंड के, 2-3 जोड़ी अपने बेटे के, और शायद 2 कुर्ते मैंने अपने प्रेस किए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ आपको, कुछ लोग ना जैसे जब फोल्ड कर देते हैं टी शर्ट या शर्ट को या कुर्ते को, तो ये जो क्रीज आप बना देख रहे हो ना साइड में, इन पे प्रेस चला देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बड़ी ही अजीब सी लगती हैं लाइन, और मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि बस खाली फोल्ड कर दीजिए, उसके ऊपर प्रेस मत फिराइए। तो बस इतने से ही कपड़े मैंने प्रेस किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 कुर्ते अपने, 2 जोड़ी कपड़े अपने हस्बैंड के, और 2-3 टी शर्ट्स मैंने अपने बेटे की प्रेस की हैं। और जैसे मैंने बताया था कि वानी चाय पी के दोबारा से सो गई थी, तो ये देखो उसने बिस्तर का क्या हाल किया हुआ है। सुबह आके मैंने अच्छे से बिस्तर वगैरह सब ठीक किए थे, लेकिन अभी उसने ये हाल कर दिया है। अभी मैंने उसको उठाया है, वो गई है नहाने के लिए, फिर मैं कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। और अभी मैं दिखा देती हूँ आपको एक मल्टीविटामिन जो मैंने अपने लिए मंगाई है। दोबारा से मंगाई है मैंने, एक बार पहले भी मंगा चुकी थी मैं, लेकिन उस टाइम मैंने शेयर नहीं किया था। सोच रही थी कि पहले इसको लूँ, इसके इफ़ेक्ट देखूँ, तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप भी इसी को लीजिए। लेकिन हाँ, ये अर्थफुल के नाम से वुमन 40+ करके मल्टीविटामिन है। तो मुझे इनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, और इसका ये जो बाहर वाला डब्बा है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा कि पहले तो मैं इसी को देखने लग गई। और अभी इस दवाई के बारे में आपको बता देती हूँ। दवाई नहीं, एक्चुअली मल्टीविटामिन है, जो 40+ की वुमेन्स के लिए हैं। तो मैं भी 42 साल की हो चुकी हूँ, 43वें साल में अभी चालू हूँ। तो मुझे भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत अब पड़ रही है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और आप इसके इंग्रेडिएंट पढ़ सकते हैं। इसमें सभी वही चीज़ें हैं जो इस उम्र में हमारे शरीर को चाहिए होती हैं, लेकिन हम अलग अलग उन्हें ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए मल्टीविटामिन ज़रूरी हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप भी इसी को लीजिए। आपको जो भी मल्टीविटामिन लेनी है या जो भी दवाई लेनी है, प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे राहत मिली है इससे, और इसके दिन में 2 कैप्सूल सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी मैं दिन में 1 ही बार इसको ले रही हूँ। अब देखती हूँ थोड़े दिनों बाद मैं इसको फिर दूसरी बार से, मतलब एक दिन में 2 कैप्सूल इसके लेने शुरू करूँगी। आप चाहें तो ले सकते हैं। मैंने फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया था, और ये मुझे 699 रुपये में पड़ी है। तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि सुबह जो पहना था ना मैंने गाउन टाइप जो है, वो मुझे कंफर्टेबल रहता है नहाकर पहनने के लिए। अभी मैंने सिंपल से अपने कॉटन के सूट सलवार जो है वो चेंज कर लिए, और मैं यहाँ पर बैठकर अपने बाल सुखा रही हूँ कूलर चला के, क्योंकि उमस हो गई है। बारिश है बाहर, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बाल धोने के बाद बालों को खोलकर कुछ काम कर पाते हैं। जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते हैं, तब तक मैं कुछ काम नहीं कर पाती। जब मैं प्रेस कर रही थी, तब भी मैंने अपने सर पे टॉवल बांधा हुआ था। तो अभी फाइनली मैंने अपने बाल सुखा लिए हैं, और अब मैंने उनको बांध लिया है। अब मैं किचन में जाऊंगी। यहाँ पर वानी भी नहाकर आ चुकी है, उसने भी सर धोया है, क्योंकि आज संडे है, और ये धुला हुआ सर उसका 2 दिन चल जाता है, यानी कि सोमवार मंगलवार चल जाएगा। फिर बुधवार को दोपहर को स्कूल से आने के बाद वो फिर से नहा लेगी और अपना सर धो लेगी। इस तरह से रूटीन चलता रहता है। तो बच्चे मतलब दोनों ही उठ गए थे। वानी तो नहा भी चुकी है, मेरा बेटा भी नहाने गया है। तो उनके लिए नाश्ते में मैंने बनाए नमक के पराठे, नमक अजवाइन और बेसन डाल के सिंपल से। उन्होंने अचार से और मक्खन से खा लिए थे, होममेड मक्खन, नोनी घी जो मैं बना के रखती हूँ। और ये हलवा जो सुबह प्रसाद के लिए बनाया था, इसको दोबारा से गर्म कर लिया। इसमें ढेर सारा घी एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, और ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाले थे, तो इसलिए इसको मेरा बेटा भी खा लेगा, क्योंकि वो सिंपल ही खाता है, ड्राई फ्रूट वाले नहीं खाता। बीच में बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन राम जी फिर से बरसने के मूड में आ गया।
और अभी दोपहर के सिर्फ 12 या 12:30 का टाइम है। लग रहा है कि जैसे शाम हो गई है। खूब तेज़ बारिश हुई है, खूब, मतलब आवाज़ भी इतनी तेज़ आ रही थी ना बारिश की कि बड़ा भयानक सा सीन लग रहा था। और इस बारिश के शुरू होने से पहले, थोड़ी देर पहले ही, जब मैंने कहा ना कि बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो मैं जाके दूध ले आई थी, ताकि मतलब कोई इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट दूध तो हो घर में। बारिश का कुछ नहीं पता कब बरसने लग जाए। तो जो कपड़े अभी आपने बाहर स्टैंड पे देखे थे ना, वो मैं निकाल के अंदर ले आई थी। उनको फोल्ड किया था क्योंकि वो पिछले 3-4 दिनों से स्टैंड पे ही थे और सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फाइनली खैर पंखा वंखा चला के अच्छे से हमने उनको सुखा लिया और उनको फोल्ड करके हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया था। और जब बारिश होती है ना, तो काम तो आप लोगों के पास ढेर सारे होते हैं, क्योंकि घर में काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन थोड़ा सा आलस भी आपको आ जाता है, क्योंकि मौसम हल्का सा ठंडा होता है, तो बस लगता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो फिर हम तीनों ने, मैंने और मेरे बच्चों ने भी दिन में करीब 1 घंटे के करीब आराम किया था। और ये है दूध जो मैं लाई थी, अभी मैंने निकाल के रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा है अभी, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तब मैं इसको गर्म करूँगी। रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये क्लिप है शाम के करीब 5 बजे की। दोपहर में क्या, मतलब दोपहर में तो कुछ बनाया ही नहीं था। सुबह का नाश्ता ही हमने 12 साढ़े 12 तक किया था, तो दोपहर में ऐसा कुछ नहीं बनाया, किसी को भूख भी नहीं थी। यहाँ पर है मिल्क पाउडर, जिसका मैं बनाने वाली हूँ मावा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध मिलाया है, सिंपल रूम टेम्परेचर का दूध है ये। जो चिल्ड दूध मेरे पास रखा हुआ है ना बराबर में, वो नहीं डाला मैंने इसमें। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब मैंने सुबह हलवा बनाया था ना, उस टाइम भी मैंने दूध गर्म किया था, तो वो दूध अभी तक रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तो उसको मैंने इसमें मिलाया है। बहुत ज़्यादा नहीं, करीब आधा गिलास के करीब ही दूध इसमें मिल पाया। आधा किलो के करीब ये मिल्क पाउडर था। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें घी मिलाया है, देसी घी। और अभी तक मैंने गैस चालू नहीं की थी। जब मैंने इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिला दिया, उसके बाद मैंने गैस चालू की है। और अब इसको मैं तेज़ तेज़ चला रही हूँ। लगेगा आपको ऐसा कि थोड़ा सा तली में चिपक रहा है, लेकिन जैसे आप तेज़ तेज़ इसको चलाते रहोगे ना, कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इससे आपका होममेड मावा बन जाएगा। हालांकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आता, उनको वही बाज़ार वाला जो ट्रेडिशनल मावा होता है, या जिसको हम घर पे बनाते हैं दूध से, वही पसंद आता है। लेकिन कभी कभी अरेंज नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ। पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया है अपनी वीडियो में। अब इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और बहुत ज़्यादा ये नहीं चिपका है। अभी यहाँ पर एक पैन मैंने ले लिया है, उसमें करीब 1-1.5 चम्मच मैंने देसी घी चढ़ाया है। इसमें मैं बना रही हूँ थोड़ा सा प्रसाद, जिसके लिए मैंने करीब 1 मुट्ठी मखाने उसमें डाले हैं। हल्की हल्के से गैस पे वो भुनते रहेंगे। और ये जो पैन है नॉन स्टिक है, और इसमें मैं स्टील इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये देखिए, जो चमचा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये बहुत ही थिक है, मतलब बिल्कुल वो शार्प एजेस नहीं है इसके। और बहुत ही धीरे धीरे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये नहीं कि इसमें मतलब बहुत तेज़ चला रही हूँ मैं जिससे स्क्रैच वगैरह पड़े। क्योंकि जो लकड़ी वाला स्पैचुला मेरा था ना, वो टूट गया है, ख़राब ही हो गया एक तरह से। तो थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही मैंने कट करके रखे थे, वो भी मैंने भून लिए। साथ ही 2 से 3 चम्मच जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ना, वो मैंने इसके साथ भून लिया है। हल्की, बहुत ही धीमी गैस पे आपको ये काम करना है, क्योंकि जैसे ही आप तेज़ गैस करोगे ना, तो ये सब जल जाएंगे। और धीमी गैस पे आप करोगे तो ये देखिए मखाने कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं। और थोड़ा सा ब्राउन उसका कलर हो गया है, तो मैंने उसको उतार के रख दिया था। जब ठंडा हो गया, तब मैंने इसमें थोड़ा सा बूरा मिला दिया है। आप पिसी हुई शक्कर भी मिला सकते हो, वैसे हमारे यहाँ बूरा आसानी से मिल जाता है। और ये जो मावा हमने बनाया है खोया, वो भी अच्छे से ठंडा हो गया, तो थोड़ा सा मैंने निकाल के साइड रख दिया, वो किसी और काम आ जाएगा। अभी मैं इसमें मिला रही हूँ बूरा, और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिलाया है, एक साथ नहीं। आप भी थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, देखिए कि उसमें कितने बूरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा खासा मिक्सचर बन गया है। तो अभी मैं हाथ धोऊंगी, और उसके बाद हाथों पे अच्छे से घी लगा के उसके बाद मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। और हाँ, शाम की पूजा मैं नहा कर ही करती हूँ, तो इसलिए अभी मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन शाम की पूजा का भी वक्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले प्रसाद बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहाई हूँ, नहा के कपड़े चेंज किए, फिर मैं प्रसाद बना रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा।
तो यहाँ पर मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और पेड़ों का शेप मैं अलग अलग दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल भी मैंने बनाए हैं, जैसे हम लोग बनाते थे जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी हमारी दादी बनाती थी। एक ऐसे लड्डू टाइप भी मैंने बना के देखा, लेकिन मेरी बेटी को ये तीसरे वाला शेप सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये वाला। तो फिर मैंने इसी शेप के सारे पेड़े बनाए। तो ये देखिए, इनको बनाने का जो मतलब तरीका है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको ऐसे हाथों के बीच में उनको रखना है और ऊपर से अंगूठा और नीचे से उंगली का सपोर्ट उसको मिलेगा और इस तरह से उसमें एक गड्ढा सा बन जाएगा, तो बड़ी सुंदर सी शेप बन जाती है इनकी। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ मावा और बूरा मिलाया है और ये है हमारे ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद। लेकिन अगर आप चाहो तो इन पेड़ों में आप डेसिकेटेड कोकोनट भी मिला सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट का जो पाउडर होता है, यानी कि काजू बादाम का पाउडर भी मिला सकते हो, या काजू बादाम आप ऊपर से लगाकर इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा बेटा नहीं खाता ये सारी चीज़ें अगर मैं डाल दूँगी तो इसीलिए मैंने इनको बिल्कुल सिंपल रखा है। तो अभी ये पेड़े हमारे बन गए, ये ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद हमारा बन गया और थोड़ा सा बूरा मैंने बचा लिया है, वो मैं पंचामृत में डालूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी, फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्जी वानी बोलती है इसको। आटा मैंने बना के रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। दूध भी गर्म हो चुका है और यहाँ पर ये प्रसाद मैंने इसलिए रखा है फ्रिज के ऊपर क्योंकि चींटियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो पता नहीं चलता कब किस मीठे में चींटी चली जाए। तो बारीक बारीक आलू मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट दिए थे, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। इसको मेरी बेटी फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्जी बोलती है। और सिंपल टमाटर का मसाला मैंने बनाया था, कोई प्याज नहीं। सिंपल तेल चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा जीरा, उसमें डाले मैंने चॉप किए हुए टमाटर और बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक और मिर्च, बस और कुछ भी नहीं। और हाँ, थोड़ा सा हींग भी डाला था। अब मैंने इसको अच्छे से चला के सब्जी को ढक दिया है और गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है। ये बस एक भाप में बन जाएगी सब्जी। तब तक मैं थोड़ा सा बर्तन शर्तन का काम निपटा लूँगी। तो अभी हल्का सा देखिए मैंने इसमें पानी डाला था ताकि ये बिल्कुल लग ना जाए। तो बिल्कुल 1 घूंट के करीब ही मैंने पानी डाला था और लग रहा है कि जैसे कितना सारा पानी डाला है। अब बस इसको मैं ढक दूंगी और जैसे मैंने कहा कि एक भाप ही बस इसमें लगनी है और ये अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेट मैंने ढकी हुई थी ना, इसको मैंने किस तरह से उतारा है। जो भी भाप थी ना वो मैंने सारी कढ़ाई के अंदर ही कर दी है, नहीं तो हम डायरेक्ट प्लेट को निकाल देते हैं ना तो पूरे मतलब काउंटर टॉप पे पानी पानी हो जाता है। तो मैं ये छोटी छोटी डिटेल्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए हमारी भुनी भुनी सी सब्जी हो गई है तैयार। जब इसका पूरा पानी सूख गया तब मैंने इसको थोड़ी गैस को तेज़ करके और 5 मिनट के लिए इसको बस भून दिया था। अब मैं बनाऊंगी पराठे। बच्चों ने कहा था कि पराठे बनाना साथ में, तो इसलिए मैं पराठे ही बना रही हूँ। वही सिंपल, इसमें मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। और यहाँ पर ये देखिए जो रोटी रखने का कपड़ा होता है ना, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर या जो सिंपल रैपिंग पेपर होता है जिसमें बच्चों का आप टिफ़िन वगैरह का सामान पैक करके भेजते हैं, वो मैंने रखा हुआ है। किस लिए? क्योंकि कुछ भी पराठा या रोटियाँ अगर आप कुछ भी बना रहे हो, डायरेक्ट आप उसको कपड़े पे रख देते हो ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रोटी में से स्मेल आ रही है, या जो ये कपड़े हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है रोटी या पराठे की। तो इस तरह से अगर आप ये कागज़ की एक लेयर आप उस पर रखोगे ना, तो कभी भी आपके रोटी या पराठे में स्मेल नहीं होगी और जो कपड़े हैं वो भी आपके साफ़ सुथरे रहेंगे। तो अभी देखिए किचन का हाल, दूध गर्म हो चुका है और ये जो बर्फ़ जमाने वाली ट्रे होती है ना, ये मैंने धो के रखी थी दिन में। इनमें मुझे पानी डाल के वापस से फ्रिज में रखना है। टमाटर धुले हुए रखे हुए हैं, मतलब XYZ बहुत सारा काम आपको रसोई में दिख रहा होगा। और ये चाकू और जो चॉपर मैंने इस्तेमाल किया था साथ के साथ धो के रखने चाहिए। मैं तो रखती हूँ, मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करूँगी। अभी फ़िलहाल सारा खाना बन चुका है, तो मैंने सारा खाना छोटे बर्तनों में पलट दिया है। दूध अभी थोड़ा ठंडा होना बाकी है, उसको मैं फ्रिज में थोड़ी देर में रखूँगी। और ये है यहाँ पर अदरक भाई साहब, जिनको आजकल जब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे अदरक गल गया है, तो इसलिए अब मैंने इसको बाहर रखना शुरू किया है। अब मैं बनाने वाली हूँ पंचामृत। मैं राधा रानी को इसी का ही भोग लगाऊंगी।
राधा रानी कह लो या भगवान जी कह लो, मुझे नहीं पता। पहली बार ही मैं बना रही हूँ, इससे पहले तो मैंने कभी राधाष्टमी सेलिब्रेट नहीं की। तो बस जितना मुझे मालूम था उतना मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा मीठा मैंने बना लिया। पंचामृत बना रही हूँ, जिसके लिए थोड़ा कच्चा दूध मैंने रख लिया था। दूध गर्म करने से पहले थोड़ा सा मैंने उसमें मीठा डाला है, बूरा जो मेरे पास था, थोड़ा सा शहद और बिल्कुल शायद चौथाई चम्मच के करीब घी, और थोड़ी दही भी मैंने उसमें मिलाई है। कुछ लोग ड्राई फ्रूट वगैरह भी मिलाते हैं पंचामृत में, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी चाहें। वरना इसमें बस यही जाता है घी, दूध, शक्कर, दही और शहद, इतना ही मालूम है मुझे। थोड़े से तुलसी पत्र मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने की पूजा, मैंने और मेरे बच्चे दोनों ने। और यहाँ पर जब मैंने भगवान जी के सामने भोग रखा है तब मैंने उसमें तुलसी पत्र डाला है। पंचामृत तो मैंने जस्ट अभी बना के मैं लाई हूँ पूजा करने से पहले। और ये जो दोनों मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं ना, इनको मैंने जब भगवान जी को रखने, मतलब भगवान जी को अर्पित करने का टाइम आया ना, बिल्कुल उसी टाइम मैंने इसमें तुलसी पत्र रखा है। पहले से आप प्रसाद में तुलसी पत्र मत डालिए, जब भगवान जी को अर्पित करते हैं तभी तुलसी पत्र डालिए। और ये देखिए, मैं आपको मंदिर की क्लिप दिखा रही हूँ। मतलब सफाई के बाद मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगता है। मंदिर क्या, खैर घर का कोई भी हिस्सा हो सफाई के बाद सुंदर ही लगता है, लेकिन मंदिर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये वाला जो वॉलपेपर टाइप जो आप देख रहे हो ना पेपर, ये मैंने बहुत दिनों से बचा के रखा था कि इसको मैं जन्माष्टमी पे लगाऊंगी। तो जन्माष्टमी पे तो खैर मैं नहीं लगा पाई थी, क्योंकि उस दौरान मैं अपने भाई के पास से आई थी, तो मैं बहुत थकी हुई थी और उस दौरान मैं कुछ कर नहीं पाई थी। लेकिन आज राधाष्टमी के दिन मैंने यही पेपर अच्छे से लगा दिया। और पूजा हमारी अच्छे से हो गई। प्रसाद सब बच्चों ने ले लिया और मैंने भी ले लिया प्रसाद। उसके बाद सब ने खाना खाया। और मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे हैं नहीं, जैसे मैंने बताया कि वो इसी दिन आने वाले थे, लेकिन वो रात में करीब 12 बजे तक आ पाए थे। तो उनका प्रसाद मैंने उठा के रखा हुआ था। और मंदिर की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। और ये जो मोर पंख आप देख रहे हो ना, ये मैंने जन्माष्टमी वाले दिन ख़रीदा था। एक बच्चा बाहर आया था बेचने के लिए, तो उससे मैंने ख़रीदा था। तो ये उसी दिन का है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी मैं। तो यहाँ पे है वानी, जिसको कि सर्दी लग रही थी, इसलिए उसने अपने कपड़े चेंज किए और उसने भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़े। तो खाना पीना सब हमारा हो गया था, बर्तन शर्तन सब क्लीन हो गए हैं। अब है बारी किचन को रैप अप करने की। और जो फ्रिज में रखने का सामान था मैं फ्रिज में रख चुकी हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी मैं सो नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। तो रात में करीब करीब 12 के आसपास वो आए थे, तो तब तक मैंने थोड़ा बहुत जो भी काम होता है घर का वो निपटाया। यानी कि ऐसा काम जो हम बैठ के कर सकते हैं। और बैठ के करने वालों में सबसे पहला काम मुझे मिलता है किसी भी फटे हुए कपड़े पे सिलाई लगाना या कुछ बटन टूट गया वो लगाना। तो वो सब मैं कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जब आए हैं ना, तो पता नहीं किस तरह से उनकी एक उंगली में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं कुछ शूट तो नहीं कर पाई। और ये आप टाइम देख रहे हो, बस 12 बजे के आसपास वो आए थे। और सच बताऊँ उनकी उंगली में बहुत ज़बरदस्त चोट लगी हुई थी। और ये प्रसाद जो आप देख रहे हो अभी भी फ्रिज पे ही है, चींटियों से अभी भी बचा हुआ है। और ये है श्याम बाबा का प्रसाद जो वो वहाँ से लाए थे। तो अभी तो बस मैं इतना ही शूट कर पाई थी, क्योंकि मैंने बताया उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी। अभी हालांकि ठीक है, लेकिन उस वक्त उनकी उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द था, चला भी नहीं जा रहा था उनसे। तो बस इतनी सी क्लिप में शूट कर पाई। आप लोगों को भी प्रसाद लेना है तो ज़रूर ले लीजिए इसमें से, ये प्रसाद सभी का है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। इस पूरी वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, मुझे कमेंट में अपने सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा।